हेलो बच्चों, मैं अमित वर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं कार्बोकेमिस्ट्री क्लासेस में। तो आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे जीओसी का लेक्चर नंबर 4 और उस लेक्चर 4 में हम लोग पढ़ेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है और इसका दूसरा नाम क्या है, नो बॉन्ड रेजोनेंस। तो देखिए, जो ये हाइपर कॉन्जुगेशन होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका रिएक्शन मैकेनिज्म के लिए, तो इसको हम थोड़ा डिटेल में करेंगे। तो देखिए, ये हाइपर कॉन्जुगेशन होता क्या है और ये कैसे डिफर करता है हमारा मेसोमेरिक इफेक्ट से, इंडक्टिव इफेक्ट से, और ये कैसा इफेक्ट है, परमानेंट है या टेम्परेरी। तो देखिए, हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे पहले क्या हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है, फिर हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन, फिर क्या होता है कि जो हाइपर कॉन्जुगेशन होता है इसकी हम एप्लीकेशन पढ़ेंगे कि ये कैसे हमारे रिएक्शन इंटरमीडिएट्स जो होते हैं ये उनको कैसे स्टेबलाइज करता है, और हम लास्ट में पढ़ेंगे कि जो ये हाइपर कॉन्जुगेशन होता है इसके कौन कौन से एविडेंस हैं कि वो हाइपर कॉन्जुगेशन हमारे मॉलिक्यूल में एग्जिस्ट करता है। तो हम ऐसे ही कुछ इसमें और भी टॉपिक्स पढ़ेंगे। तो ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि हाइपर कॉन्जुगेशन होता क्या है। तो हाइपर कॉन्जुगेशन की अगर हम बात करें तो देखिए, जो ये हाइपर कॉन्जुगेशन होता है ये कुछ नहीं है, ये बस केवल एक इंटरेक्शन होता है। क्या होता है? एक इंटरेक्शन होता है जहां पे सिग्मा का फील्ड ऑर्बिटल या सिग्मा का जो CH बॉन्ड होता है वो क्या होता है, sp3 हाइब्रिडाइज, उसका जो फील्ड ऑर्बिटल होता है किसी भी वैकेंट या पार्शियली फील्ड पाई ऑर्बिटल या पाई बॉन्ड या p ऑर्बिटल से क्या करेगा, इंटरेक्ट करेगा। दोनों आपस में इंटरेक्शन करेंगे तो मॉलिक्यूल की क्या हो जाएगी, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो अगर हम एग्जांपल पे देखें तो देखिए, ये हमारा कोई मॉलिक्यूल है, ये हमने कोई मॉलिक्यूल ले लिया, मान लीजिए हमने यहाँ पे अपना कार्बोकेटायन बना लिया, ठीक है, और इस कार्बन पे हमने क्या किया, H लगा दिया। ध्यान से देखिए, बहुत ही आसान है ये। देखिए, जो ये कार्बोकेटायन होता है इसकी अगर हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो इसका sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। क्या होता है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन होने की वजह से इसके पास क्या होता है, एक वैकेंट ऑर्बिटल, वैकेंट p ऑर्बिटल होता है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, ये वैकेंट p ऑर्बिटल है। अगर हम इस एटम की बात करें तो ये क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज। ये क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज। sp3 हाइब्रिडाइज होने की वजह से जो ये बॉन्ड है, ये वाला सिग्मा CH बॉन्ड, कौन सा, सिग्मा CH बॉन्ड, ये क्या है, फील्ड है, ठीक है। तो ये देखिए, ये फील्ड है, ये ऑर्बिटल क्या होगा, ये फील्ड होगा, ये कुछ ऐसे बना होगा ना। ध्यान से देखिए, इसका इलेक्ट्रॉन, ये H का ऑर्बिटल, ये कार्बन का p ऑर्बिटल आपस में हाइब्रिडाइज करके sp3 हाइब्रिड बना रहे हैं। अब देखिए, ये वाला जो बॉन्ड है, अब ये देखो, ये तो प्लेनर है, ये मॉलिक्यूल कैसा होता है, प्लेनर होता है। यहां पे ज्योमेट्री क्या होगी, टेट्राहेड्रल। तो देखिए, जो मॉलिक्यूल हमारा नेचर में होता है, जो मॉलिक्यूल हमारा नेचर में है sp3 वाला, वो तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में पाया गया। और मॉलिक्यूल क्या करता है, सिंगल बॉन्ड के, ये जो सिंगल बॉन्ड है ये क्या कर रहा होगा, रोटेट कर रहा होगा। मॉलिक्यूल जब ऐसे ही रोटेट करता है तो देखिए, मॉलिक्यूल रूम टेम्परेचर पे आपस में रोटेट कर रहा है। तो ये वाला कार्बन क्या है, प्लेनर, ये रोटेट कर रहा है। एक समय क्या हो रहा होगा, जब इसका ऑर्बिटल क्या हो रहे होंगे, एक प्लेन में आ रहे होंगे, तो क्या हो रहा होगा, इनके बीच में ऐसे भी इस साइड भी इनके बीच में क्या होने लगेगा, इनके बीच में इंटरेक्शन होने लगता है। इसी इंटरेक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग, हाइपर कॉन्जुगेशन। तो देखिए, हाइपर कॉन्जुगेशन समझ गए, इंटरेक्शन बिटवीन सिग्मा CH बॉन्ड विद वैकेंट p ऑर्बिटल। और ये जब इंटरेक्शन होता है तो मॉलिक्यूल की क्या होती है, स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। तो क्या है, इस हाइपर कॉन्जुगेशन के होने की वजह से मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी बढ़ गई। अभी मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी बढ़ गई
तो क्या हुआ, मॉलिक्यूल स्टेबल हो गया। मॉलिक्यूल स्टेबल होने की वजह से क्या हुआ, ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है और ये एक हमारा हाइपर कॉन्जुगेशन की फिनोमिना होती है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि हाइपर कॉन्जुगेशन क्या है, तो हाइपर कॉन्जुगेशन कुछ नहीं है, इट इज एन स्टेबलाइजिंग इंटरैक्शन बिटवीन सिग्मा CH बॉन्ड या फील्ड सिग्मा CH बॉन्ड विद वैकेंट p ऑर्बिटल और पाई बॉन्ड। हमें आपको डिटेल में आगे पढ़ाएंगे। तो ये क्या होता है, जो हाइपर कॉन्जुगेशन होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन, ये हाइपर कॉन्जुगेशन देखिए, ये सिग्मा का पाई के साथ इंटरेक्शन, क्योंकि जो आपका पाई ऑर्बिटल होगा उसमें भी वैकेंट ऑर्बिटल होगी, या सिग्मा के साथ p ऑर्बिटल का इंटरेक्शन। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में क्या हुआ है, पूछा जा चुका है कि जो हाइपर कॉन्जुगेशन होता है ड्यू टू द इंटरेक्शन बिटवीन सिग्मा और पाई या सिग्मा टू p इंटरेक्शन के वजह से ये आपका हाइपर कॉन्जुगेशन एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो देखिए हमने इतना समझ लिया कि एक स्टेबलाइजिंग इंटरेक्शन है बस। अब उसके अल्फा पे देखिए, जब इंटरेक्शन होगा तो ये जो p ऑर्बिटल वाला है इसके पास पे क्या होना चाहिए, अल्फा कार्बन, और उसके पास क्या होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन। तो देखिए हमने आपको एक कंडीशन बताई है, इसकी 2-3 कंडीशन होती हैं, तब हम वो सीखेंगे। ठीक है, हाइपर कॉन्जुगेशन समझ गए। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जहां पे हम पढ़ेंगे कि कौन कौन सी वो कंडीशन होती हैं कि अगर वो कंडीशन हमारे मॉलिक्यूल में एग्जिस्ट करेंगी तो वहां पे हाइपर कॉन्जुगेशन क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। तो हेडिंग डालिए, कंडीशंस फॉर हाइपर कॉन्जुगेशन, कंडीशंस फॉर हाइपर कॉन्जुगेशन। कंडीशंस फॉर हाइपर कॉन्जुगेशन। तो अगर हम बात करें तो देखिए पहली कंडीशन क्या होती है कि आपके पास क्या होना चाहिए, एक sp2 कार्बन होना चाहिए। क्या, sp2 कार्बन। ठीक, ये sp2 कार्बन अटैच होना चाहिए, किससे अटैच होना चाहिए, किसी भी sp3 सेंटर से। ठीक है, क्या होना चाहिए, कोई sp2 कार्बन होगा वो अटैच होगा sp3 सेंटर से, और ये जो sp3 सेंटर होना चाहिए मस्ट हैव 1 अल्फा हाइड्रोजन। ये आप लोग जानते हैं कि हम लोग अल्फा हाइड्रोजन कैसे निकालते हैं। तो इस कंडीशन को पहचानने के लिए आज हम देखते हैं। देखिए आपने कार्बोकेटायन बनाया, हमने एक कार्बोकेटायन बना लिया, ठीक, ये कार्बोकेटायन बना लिया, यहां पे हमने एक सेंटर sp3 बना दिया। अभी हम पुराना वाला एग्जांपल ही लेके चल रहे हैं। ठीक, देखिए इसका हाइब्रिडाइजेशन अभी आपको बताया गया, sp2 निकालना आता है सबको, अगर नहीं आता है तो मैं आपको अभी जब कार्बोकेटायन बताएंगे तो मैं आपको वहां बताऊंगा, या आप सिंपल ऐसे देख सकते हैं। देखिए हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, बहुत तरीके होते हैं, मैं आपको इसमें निकल जाए वही बता रहा हूं। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, कितने सिग्मा बॉन्ड है, वन सिग्मा, तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 3, तो हाइब्रिडाइजेशन sp2। इसके पास देखिए ये सेंटर कैसा है, sp3, इसके पास कितने सिग्मा बॉन्ड हैं, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3, ये चौथा सिग्मा, तो इसके पास 4 सिग्मा बॉन्ड हैं, इसलिए इसका जो हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ, sp3 हुआ। अब ध्यान से देखिए, जो सेंटर आपका अल्फा हो, जो सेंटर आपका sp2 हाइब्रिडाइज है, इसको 0 नाम दीजिए, और इस वाले कार्बन को क्या करिए, अल्फा नाम दीजिए। ये जो है आपका क्या है, अल्फा कार्बन। इसके ऊपर जो ये हाइड्रोजन अटैच हैं, ध्यान से देखिए, ये वाले हाइड्रोजन और ये वाले हाइड्रोजन, ठीक, अल्फा कार्बन पे लगे हैं, इसलिए क्या है यहाँ पे, अल्फा हाइड्रोजन। इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन हैं, 3, यानी ये जो हमारा मॉलिक्यूल है ये आपका अल्फा हाइड्रोजन, ये आपका हाइपर कॉन्जुगेशन क्या करेगा, शो करेगा। तो ध्यान से देखिए,
अब क्या है, ये हो गया हमारा कार्बोकेटायन, ये मॉलिक्यूल हमारा हाइपर कॉन्जुगेशन शो कर रहा है। अब हम दूसरा मॉलिक्यूल लेंगे कुछ ऐसा, ये क्या है, फ्री रेडिकल। ठीक, देखिए फ्री रेडिकल होने की वजह से इसका भी सेंटर क्या है, sp2। ये सेंटर कैसा है, sp3। ये वाली जीरो पोजीशन, ये वाली अल्फा पोजीशन, तो इसके पास क्या है, अल्फा हाइड्रोजन। यानी ये भी मॉलिक्यूल हमारा क्या करेंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेंगे। तो कार्बोकेटायन शो करते हैं, फ्री रेडिकल शो करते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं हम, अगर हम इसकी बात करें, एल्कीन की, ध्यान से देखिए, ये हमने कोई एल्कीन ले लिया, ये सेंटर कैसा है, sp2। ये भी सेंटर कैसा है, sp2। यहाँ पे एक सिग्मा है एक पाई है, ये क्या है, सिग्मा है ये पाई है। तो यहाँ पे पाई बॉन्ड कभी भी हाइब्रिडाइजेशन में रोल प्ले नहीं करता है। ओनली सिग्मा बॉन्ड आर लोन पेयर्स प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन हाइब्रिडाइजेशन। पाई बॉन्ड का कोई रोल नहीं होता। ये आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बताया जाता है, मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, बाकी सब लोगों को पता होता है। ठीक है, ये sp2, ये सेंटर कैसा है, देखिए ध्यान से, ये सेंटर कैसा है, sp3। देखिए sp2 अटैच विद sp3 हैविंग अल्फा हाइड्रोजन, तो ये भी क्या कर रहा है, हाइपर कॉन्जुगेशन शो कर रहा है। ठीक, और हम एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए हमने कुछ ऐसा सिस्टम ले लिया, एरीन टाइप के मॉलिक्यूल ले लिए, यहाँ पे हमने क्या लगा लिया, फिनाइल, इसका नाम क्या है, टालुइन। अब देखिए ये शो करेगा कि नहीं शो करेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही ज्यादा आता है, इसको मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा। तो देखिए ध्यान से, ये सेंटर कैसा है, ये हाइब्रिडेशन कैसा है इसका, sp2। यहाँ भी क्या है, sp2। इसका देखिए क्या आएगा, sp3। देखिए sp3 के पास क्या है, अल्फा हाइड्रोजन, ये भी क्या करेगा, हाइब्रिडाइजेशन सॉरी हाइपर कॉन्जुगेशन क्या करेगा, शो करेगा मॉलिक्यूल। देखिए एक बार क्वेश्चन भी आ चुके हैं या पूछे जाते हैं कि आपको 4 मॉलिक्यूल दे दिए जाते हैं और इसमें पूछा जाता है कौन सा मॉलिक्यूल आपका हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा कि नहीं करेगा, तो हम वही मूव कर रहे हैं। अब देखिए हमारे पास हमने कितने इंटरमीडिएट पढ़ लिए, कार्बोकेटायन, फ्री रेडिकल और आपका एल्कीन पढ़ लिया, और हमने कुछ एरीन सिस्टम भी पढ़ लिए कि इसमें हमारा हाइपर कॉन्जुगेशन एग्जिस्ट कर रहा है। अब हम बात करें नेक्स्ट इंटरमीडिएट की। मान लीजिए हमने आपको ये दे दिया CH3 CH2 माइनस, तो क्या यह हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा कि नहीं शो करेगा, सोच के बताइए। देखिए, और आप लोग इसको तब तक सोचिए, मैं एक एग्जांपल और लिखता हूं। ठीक है, ये मैंने आपको दे दिए। अब बताइए इसमें कौन सा मॉलिक्यूल हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा, कौन सा नहीं शो करेगा। कंडीशन क्या है कि एक sp3 होना चाहिए, sp3 अटैच शुड बी अटैच विद sp2 कार्बन, लेकिन जो कार्बेनायन होता है इसका सेंटर क्या हो जाता है, sp3। ठीक, sp3 क्यों होता है, देखिए कार्बन है, कार्बन का p ऑर्बिटल, कार्बन क्या होता है 1s2 2s2। फिर एनायन क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन आपका क्या करेगा, एक्साइटेड स्टेट में यहाँ पे जाएगा। अब देखिए जब हाइपर कॉन्जुगेशन होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, चलिए मान लीजिए हमने आपको एक्साइटेड स्टेट ये बना दिया। ठीक, ये एक्साइटेड स्टेट हो गया। अब क्या करेगा, जब एनायन बनेगा तो एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा, H से आएगा, ये कहाँ से आएगा, H से, दूसरा भी इसका कहाँ से आएगा, H से, और जो तीसरा है ये कहाँ से आएगा, यहाँ से, और जो चौथा है ये एनायन वाला इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इसने एक्सेप्ट कर लिया, कार्बन किसमें चेंज हो गया, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये एनायन वाला। तो ये हो गया आपका sp3। यहाँ पे नो वैकेंट ऑर्बिटल, मैंने आपको ऐसे बता दिया है,
बाकी सब लोगों को पता है कि यहाँ पे कोई भी वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है। जब वैकेंट ऑर्बिटल ही नहीं है तो वो इलेक्ट्रॉन कहाँ से एक्सेप्ट करेगा, तो इंटरेक्शन पॉसिबल ही नहीं होगा। जो सिग्मा CH के बॉन्ड का इंटरेक्शन हो रहा था वैकेंट p ऑर्बिटल ऑफ कार्बोकेटायन या फ्री रेडिकल में भी एक इलेक्ट्रॉन रहेगा। पाई में तो p, जब आपका p बॉन्ड होता है डबल बॉन्ड तो वहाँ पे वैकेंट p ऑर्बिटल होती है, उसका क्या होगा, वहाँ पे आपका इंटरेक्शन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कोई इंटरेक्शन नहीं है, इसलिए कार्बेनायन आपके जो आपके कार्बेनायन होते हैं, कार्बेनायन डज नॉट शो हाइपर कॉन्जुगेशन। बात समझ गए? तो अब आपको दे दिया गया, एक कार्बोकेटायन दे दिया गया, एक कार्बेनायन दे दिया गया, एक आपको एल्कीन दे दी गई और आपको एक फ्री रेडिकल दे दिया गया। अब आपका क्वेश्चन आ गया कि कौन सा मॉलिक्यूल आपका हाइपर कॉन्जुगेशन शो नहीं कर रहा है, तो आप तुरंत देख के क्या करेंगे, लगा लेंगे। ये एग्जाम्पल दे दिया है। अब ये तो कार्बेनायन तो नहीं है, तो क्या ये शो करेगा? ध्यान से देखिए, ये वाला सेंटर कैसा है, sp2, ये सेंटर कैसा है, sp3, ये sp2 है, ये sp3 है। मन में लड्डू फूटा कि ये हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा। पहले कंडीशन आपने देखी कि sp2 अटैच्ड विद sp3, यह हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा। लेकिन आपको दूसरी कंडीशन भी स्किप नहीं करनी है, उसको ध्यान में रखना है कि एक अल्फा हाइड्रोजन जरूर होना चाहिए। देखिए ये तो 0 पोजीशन है, ये अल्फा पोजीशन है, ये देखिए यहाँ पे नो अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो है ना, तो क्या करेगा, डज नॉट शो हाइपर कॉन्जुगेशन। इतनी बात समझ गए? तो आपको पहले पहचानना आना चाहिए कि हमारा जो मॉलिक्यूल होगा वो कौन सा मॉलिक्यूल हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा, कौन सा शो नहीं करेगा। ठीक है, इतना समझ गए? अब देखिए जो ये हमारा हाइपर कॉन्जुगेशन होता है, इसका मैंने आपको देखो मैं 4 नाम लिखवाए थे शुरुआत में, आपने थंबनेल भी देखा होगा, उसमें टॉपिक भी देखा होगा, तो मैंने आपको लिखवाया है कि एच इफेक्ट। एच इफेक्ट तो आप समझ गए कि क्या है, हाइपर कॉन्जुगेशन से एच आया, है ना। ठीक है, उसका दूसरा नाम क्या है, बेकर नाथन इफेक्ट। तो वो नाम क्यों पड़ा, आइए बताते हैं। अब इसके मीनिंग समझते हैं। देखिए जो ये हाइपर कॉन्जुगेशन है, इसके बहुत नामों से पूछा जाता है, तो ये बहुत कंफ्यूज नहीं होना है। एक चीज याद करिए, 4 नाम याद करिए, एक चीज पढ़िए, है ना। देखिए हाइपर कॉन्जुगेशन को किसने ऑब्जर्व किया था, तो वो बेकर नाथन थे। क्या, बेकर एंड नाथन, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, बेकर नाथन। इन्होंने क्या किया था, इसको डिस्कवर किया था, या तो फर्स्ट टाइम इसको क्या किया, ऑब्जर्व किया। एच इफेक्ट नाम पड़ा, एच यहां से एच इफेक्ट। ठीक है, अब देखिए हाइपर का मतलब क्या होता है, नाम समझिए। हाइपर का मतलब होता है एक्सेसिव और एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। ठीक, तो इसमें क्या होता है, देखिए मॉलिक्यूल आपका सिंपल था, पाई बॉन्ड तो आपका पड़ा ही था, उसके वजह से तो स्टेबिलिटी मॉलिक्यूल में आ ही रही थी। अब क्या हो गया, बगल में अल्फा हाइड्रोजन आ गया, मॉलिक्यूल का क्या हो रहा है, मूवमेंट होने लगा, तो कॉन्जुगेशन क्या हो गया, एक्सटेंड हो गया, इसीलिए इसका नाम एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन पड़ता है। एक मैंने उसमें आपको और लिखवाया है कि इसका नाम नो बॉन्ड रिजोनेंस होता है। वो क्यों बोला गया, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज उसको हम एक एग्जाम्पल के आधार पे समझते हैं, वाई इट इज कॉल्ड एज नो बॉन्ड रिजोनेंस। तो रीजन देखिए, अगर हमने मान लीजिए कोई एक एग्जाम्पल ले लिया, ठीक है, कोई हमने एक एग्जाम्पल ले लिया, जैसे कि चलिए इस बार हम एल्कीन ले लें, हर बार कार्बोकेटायन लेते थे, इस बार क्या करेंगे, एल्कीन ले लिया। ठीक, अब देखिए sp2 sp3 कंडीशंस फॉलो कर रहा है, तब क्या होगा, इसका पाई बॉन्ड इस तरफ मूव करेगा, हम कुछ लोग ऊपर का मूव करते हैं, आप कोई भी मूव करिए। ठीक है, अब देखिए
यहाँ पे क्या है, जब ये मूव किया तो यहाँ पे चार्ज क्या आया, डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ पे क्या आया, डेल्टा नेगेटिव। ये डेल्टा पॉजिटिव जैसे आएगा, ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, विड्रॉ करेगा। जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो क्या होगा, देखिए जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो ध्यान से देखिए, ये आपका HCH, देखिए H यहाँ पे बनाइए। अब H ने जो इलेक्ट्रॉन दिए हैं, ध्यान से देखिए, H ने इलेक्ट्रॉन जो दिया है ये क्या हो गया, प्लस, क्या हुआ, यहाँ पे क्या हो गया, बॉन्ड का फॉर्मेशन, ये आपका CH और ये आपका CH2 माइनस। ठीक है, इसको H को निकाल नहीं देना है, मैं बताऊंगा क्यों नहीं निकालते हैं, ऐसे लिखना है। फिर क्या होगा, एक बार ये H बॉन्ड टूटा, अब एक बार क्या होगा, ये वाला टूटेगा, ध्यान से देखिए, ये वाला टूटेगा तो ये तो ऐसे रहेगा। चलिए यहाँ पे देखिए, ये वाला टूटा, हो सकता है ये वाला भी टूट जाए, तो उसके जैसे जब ये वाला टूटेगा तो क्या होगा, H, यहाँ पे H, ये C, यहाँ पे H पॉजिटिव, बाकी सारी कंडीशन क्या होंगी, CH2 माइनस। ये दो टूट गए, एक बार हो सकता है आपका ये टूटे। तो अगर आप लोगों को समझना है तो क्या करिए, इसको नंबरिंग कर लीजिए, HA, HB, HC, तो और आसानी से समझ में आएगा, है ना, उतनी ज़रूरत कोई नहीं है। फिर क्या होगा, जब थर्ड वाला आएगा, ये थर्ड वाला हुआ तो ये आपका ऐसे रहा, ये आपका ऐसे रहा, ये यहाँ पे प्लस, ये यहाँ पे CH, ये आपका CH2 माइनस। ध्यान से देखिए, कुछ लोग क्या करते हैं, जब मैं कभी क्लास लेता था, है ना, तो क्या था कि बच्चे पूछते थे, सर ये तो H प्लस निकल गया, ये क्या हो गया, ये आप सोचे कि रिएक्शन चल रही थी, मॉलिक्यूल पड़ा था, ये H प्लस निकल गया। ये H प्लस निकलता नहीं है, एविडेंस ये प्रूव करते हैं कि ये H प्लस नहीं निकला है, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी बहुत है। देखिए ये H प्लस क्यों नहीं निकलता है, उसका रीज़न क्या है, ध्यान से देखिए। अगर हम बात करें तो ये H प्लस कैसी है, एक कैटायनिक स्पीसीज है, यानी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज है। अब ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज होने के वजह से यहाँ पे देखिए, पाई बॉन्ड के पास देखिए, यहाँ पे इसका क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट है, क्या है इसका, क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट है, अच्छा सा इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट है। ये इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे ज़्यादा है, इस H प्लस को क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनिक इंटरेक्शंस के थ्रू क्या करेगा, स्टेबलाइज करेगा, इसलिए सिस्टम को लीव करके नहीं जाता है। तो समझ गए कि ये इसका जो स्टेबिलिटी का कारण है, मैंने आपको पहले बताया था क्या, स्टेबलाइजिंग इंटरेक्शन, तो ये वही है। तो मॉलिक्यूल निकलता नहीं है ऐसा मत करिएगा, निकाल दीजिएगा, बस आपको देखना है कि मॉलिक्यूल रहे, और ये समझने के लिए कि इसके बीच में क्या होगा, एक इंटरेक्शन होगा, इसलिए यहाँ से नहीं निकलता है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, इसको हम नो बॉन्ड क्यों बोलते हैं। अगर हम देखें ध्यान से, चलिए हम कोई भी ले लेते हैं, ये वाला देखिए, यहाँ पे कोई भी एक स्ट्रक्चर देख लेते हैं, हम ये देखते हैं, तो देखिए ये क्या है, अल्फा कार्बन था पहले, ये क्या था, पहले अल्फा कार्बन था, अल्फा कार्बन और ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई बॉन्ड नहीं है, देखिए यहाँ पे क्या है, नो बॉन्ड, यहाँ पे कोई बॉन्ड ही नहीं है, ओनली इंटरेक्शंस एग्जिस्ट, इसीलिए इसका नाम क्या होता है, नो बॉन्ड रेजोनेंस। क्या हो गया, नो बॉन्ड रेजोनेंस। ठीक है, इसीलिए इसको बोलते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस। इतनी बात समझ गए, किसी को कोई दिक्कत है, अगर आपको कोई दिक्कत है यहाँ पे कि हम ये तीन स्ट्रक्चर्स क्यों बनाए हैं, ये क्या है, देखिए अब क्या है, ये मेन स्ट्रक्चर है, इनको क्या बोलते हैं, ये क्या होते हैं, देखिए हाइपर कॉन्जुगेशन का मतलब ही क्या होता है, नो बॉन्ड रेजोनेंस, तो ये होते हैं हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स। क्या होते हैं, हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स, या हाइपर कॉन्जुगेशन का दूसरा नाम क्या होता है, नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। क्या, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है, इतनी बात समझ गए, इसको हमने हाइपर कॉन्जुगेटिव बोला, नो हो, ये अलग चीज है,
ये अलग चीज़ है, क्योंकि यहाँ पे देखिए बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है ना। यहाँ पे क्या कर रहा है, बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो ये आपके क्या है, नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। आप कभी कभी बुक में जाएंगे, कोई भी बुक जाएंगे, जब छोटी मोटी बुक जाएंगे तो आपको ये भी काउंट करते हैं, ये काउंट नहीं करते हैं, गलत नहीं है। बुक की बुक अपने हिसाब से बताती हैं। तो आपके क्या है, नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आपके ये हैं। ठीक है, अब इतना समझ गए। देखिए अब ये क्या है, अब आपका ये मॉलिक्यूल हाइपर कॉन्जुगेशन तो हो रहा है। ठीक है, कौन से मॉलिक्यूल में हो रहा है हमने ये समझ लिया, लेकिन अब इसका प्रूफ क्या है, प्रूफ क्या है कि ये मॉलिक्यूल में हाइपर कॉन्जुगेशन पाया जाता है। हवा में तो बातें हो नहीं रही हैं कि हमने बोल दिया कि ऐसे हो रहा है ऐसे हो रहा है। तो क्या होता है, कुछ इसके लिए प्रूफ होने चाहिए, यानी एविडेंस होने चाहिए। और वो एविडेंस कौन कौन से हैं मैं आपको अब बताने जा रहा हूँ। ठीक है, देखिए अब हम एविडेंस में देखते हैं। एविडेंस क्या है, मैं यहाँ पे अब इसको क्या करेंगे, एविडेंस भी लिखेंगे और साथ में हम क्या करेंगे, एक हमारी एप्लीकेशन भी क्या होगी। आपने थंबनेल में देखा होगा, मैंने वहाँ पे एप्लीकेशन लिखा था, तो अब एविडेंस के साथ साथ हम एप्लीकेशन में करवा देंगे, तो हमारा क्या होगा, एक ही में कवर हो जाएगा, हमको अलग से पढ़ाना नहीं होगा। तो देखिए अब हेडिंग डालिए, एविडेंस इन फेवर ऑफ एच इफेक्ट यानी हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, आर एप्लीकेशन इन सी बॉन्ड मेजरमेंट। देखिए एक हमारी एप्लीकेशन भी कवर हो जाएगी और एविडेंस भी हो जाएगा। बाकी एप्लीकेशन हम आपको है ना इसी वीडियो में कराते रहेंगे आगे। तो देखिए मान लीजिए ये क्यों हो रहा है, तो मान लीजिए हमने एक मॉलिक्यूल ले लिया, आपको एथीन, क्या है ये, एथिलीन ले लिया, और मान लीजिए हमने एक प्रोपीन ले लिया। हम एविडेंस की बात कर रहे हैं। देखिए इस मॉलिक्यूल में ये सिस्टम कैसा है, sp2, ये कैसा है sp2, ये कैसा है sp3 विद अल्फा हाइड्रोजन। अब बार बार बताने की जरूरत नहीं है, ये क्या है sp2। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, हाइपर कॉन्जुगेशन क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, इसमें नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, ये तो पहचान ही गए। अब देखिए अब एविडेंस क्या है, देखिए जब ये एथीन का जो पाई बॉन्ड होता है, सबको पता होना चाहिए, ये तो याद ही होना चाहिए कि जो इसका जो बॉन्ड होता है, इसकी जो बॉन्ड लेंथ होती है, क्या बॉन्ड लेंथ कितनी एंगस्ट्रॉम होती है, कोई बताएगा, 1.34 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, 1.34 एंगस्ट्रॉम। जब हम गए तो देखिए ये भी तो एक एल्कीन है, ये भी सिस्टम कैसा है, ये भी एल्कीन है, इसमें भी क्या है, डबल बॉन्ड करेक्टर। तो इसकी भी लेंथ होनी चाहिए 1.34 एंगस्ट्रॉम होनी चाहिए, लेकिन नहीं होती है। ठीक, ये नहीं होती है, ये क्या होती है ना, ये अप्रॉक्स 1.39 एंगस्ट्रॉम हो जाती है। मैं बुक का डाटा नहीं लिख रहा हूँ, क्या होता है इससे बढ़ जाती है, ये कुछ भी आपको कहीं दिया रखा है, मैं आपको बस एक ट्रेंड बता रहा हूँ कि इसकी लेंथ बढ़ गई। तो इसका रीज़न क्या है, ये बढ़ क्यों जाती है। ठीक है, तो इसका रीज़न है हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। और हाइपर कॉन्जुगेशन आपका कैसे इफेक्ट करता है मैं आपको बताता हूँ। देखिए एक बात ये आपने नोटिस कर लिया, और एक बात और आप यहीं पे लिख लीजिए पॉइंट के आधार पे समझाने से पहले। देखिए जो आपका कार्बन कार्बन यहाँ पे लिखता हूँ, जो आपका कोई मान लीजिए एथेन ले लिया, एथेन ये कैसा सिस्टम है sp3, ये कैसा है sp3। जो इसकी बॉन्ड लेंथ होती है वो कितनी होती है 1.54 एंगस्ट्रॉम। यानी डबल बॉन्ड क्या होता है, थोड़ा छोटा होता है एज कंपेयर टू सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड क्या होते हैं आपके, बड़े होते हैं। देखिए अब क्या हुआ, ये कैसे इफेक्ट करता है, तो इस मॉलिक्यूल में क्या है हाइपर कॉन्जुगेशन। तो इसको जरा ओपन करके लिखिए, इसकी फिर से हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे। ध्यान से देखिए, मैं बनाने जा रहा हूं, ऐसे बन सकता है,
ये ऐसे बन सकता है। फिर एक बार H क्या होगा, ये वाला टूटेगा, चलिए मैं पूरे बना ही देता हूँ, नहीं तो कहेंगे आप लोग बनाते ही नहीं हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए आप लोग क्या समझ पा रहे हैं कि मैं जो कहने जा रहा हूँ। मैंने बता दिया कि जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो आपका क्या होता है, लेंथ में बड़ा होता है एज कम्पेयर टू पाई बॉन्ड। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ध्यान से देखिए, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ध्यान से देखिए। मैं यहाँ पे लिखूंगा, देखिए ये यहाँ पे क्या था, ये पहले पाई बॉन्ड था, यहाँ पे क्या था, ये पाई बॉन्ड था। देखिए ध्यान से, अगर हम इस बॉन्ड का नाम ए दे दें तो ये देखिए ये ए तो ही है, इसका नाम हम बी दे दें तो ये देखिए बॉन्ड क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ध्यान से देखिए, जो यहाँ पे सिग्मा, देखिए दो जो बी वाला बॉन्ड देखिए, जो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड था ये क्या था, एक सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड था, ये किस में चेंज हो गया, पाई बॉन्ड में। पाई बॉन्ड का मतलब ये आपका डबल बॉन्ड में चेंज हो गया। और ध्यान से देखिए, जो पाई बॉन्ड था वो किस में चेंज हो गया, सिग्मा बॉन्ड में। तो क्या हो रहा है, पाई बॉन्ड चेंजेस इनटू सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड चेंजेस इनटू पाई बॉन्ड, या सिंगल बॉन्ड एक्यूपाइज डबल बॉन्ड करेक्टर। यहाँ पे क्या हो रहा है, जो सिग्मा बॉन्ड था या सिंगल बॉन्ड था वो डबल बॉन्ड करेक्टर में चेंज हुआ। जैसे ही डबल बॉन्ड करेक्टर में चेंज हुआ, जैसे ही डबल बॉन्ड करेक्टर में चेंज हुआ, देखिए ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, और जो ये पाई वाला था ये बड़ा हो गया। यही रीजन है कि इसकी बॉन्ड लेंथ क्या होती है, बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है, ड्यू टू चेंज इन सिंगल डबल बॉन्ड इनटू सिंगल एंड वाइस वर्सा। आप बात समझ गए। तो देखिए आप लोग इतना समझ गए कि ये एविडेंस है, ये एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है। ठीक है, अब क्या है, देखिए अगर हम बात करें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड लेंथ, जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड लेंथ है ये वाली, ठीक है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है 1 हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, ये वाली की बॉन्ड की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये जैसे क्या होगा, जितना ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगा ये उतना छोटा हो जाएगा, इसलिए कार्बन कार्बन जो सिंगल बॉन्ड है, एक ऐसे निकल आया कि हाइपर कॉन्जुगेशन जितना ज़्यादा होगा कार्बन बॉन्ड का सी बॉन्ड सी है ना, क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। या हम बात करें सी बॉन्ड सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, हम इसकी बात कर रहे हैं स्टार्टिंग वाले की। अगर क्या करेंगे, आप यहाँ पे लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। तो अब समझ लीजिए कि जो अगर क्या कहते हैं, अगर हाइपर कॉन्जुगेशन ज़्यादा होगा तो क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड जो होगा वो चेंज हो जाएगा डबल बॉन्ड में, बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। अगर जो पाई बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड से चेंज हो जाएगा सिंगल बॉन्ड में, तो उसकी मेजरमेंट क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो क्या है, अगर हम इसकी बात करें, इस प्रोपीन की, इसके और इसका कंपेयर करें, ठीक है, अगर इसका और इसका अगर हम कंपेयर करें तो अगर ये 1.54 है तो ये थोड़ा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, 1.50 एंगस्ट्रॉम। समझने के लिए हम लिख रहे हैं, अप्रॉक्स लिख रहे हैं, बात समझ गए। तो जितना होना चाहिए था उतना नहीं है, इसलिए ये क्या है आपका मेजरमेंट आधार पे है। बात समझ गए। तो हम एक क्वेश्चन अभी लेंगे, उस पर और समझते हैं, नोट डाउन कर लीजिए। ये एविडेंस हो गया। देखिए मान लो हमने आपको एक एग्जांपल दे दिया, कुछ इस तरह का दे दिया, ठीक है, आपसे एग्जाम में ऐसे पूछेगा। मान लीजिए हमने आपको एक और दे दिया, ठीक है, हमने आपको 2 दे दिए। चलिए ऐसा करते हैं, एक और कर लेते हैं समझने के लिए।
इसको भी CH3 कर लीजिए और इसको भी क्या करिए CH3 कर लीजिए, इसको भी CH3 कर लीजिए। अब आपको एग्जामिनर ने वहां पे मार्क कर दिया कि जो आपको ये A बॉन्ड दे दिया, इसको B दे दिया, इसको C दे दिया और क्वेश्चन दे दिया अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ A, B एंड C बॉन्ड लेंथ। उसी का एप्लीकेशन है ये, ऐसे क्वेश्चन आते भी हैं एग्जाम्स में। तो जरा सोचिए, सोच लिया, बहुत अच्छे, कर भी लिया होगा। तो आइए करते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन हाइपर कॉन्जुगेशन पे सॉल्व होगा, उसी पे करवा रहे हैं। कभी अलग से आए तो आपको तुरंत इसी पे जाना है। देखिए अगर हम बात करें ए की बात करें तो यहाँ पे क्या हमें क्या करना है, ये पहले पहचानना है, ये sp2, ये भी क्या है sp2, ये कैसा है sp3, ये सिस्टम कैसा है sp3। बाकी यहाँ पे भी लिख लीजिए sp3 sp2, बाकी यहाँ पे आप लिख लीजिएगा। अगर हम बात करें यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं 3, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन 3, तो टोटल कितने हो गए, टोटल 6 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं 3, यहाँ पे 3 3 6 12, यहाँ पे कितने हैं टोटल 12 अल्फा हाइड्रोजन। अब लोग निकाल लीजिएगा, ठीक है। ये sp2 हो जाएगा, ये sp3 हो जाएगा। तो क्या हुआ, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन क्या है ज़्यादा है, मोर अल्फा हाइड्रोजन। देखिए मोर अल्फा हाइड्रोजन, मोर हाइपर कॉन्जुगेशन, यही तो अभी हमने मैकेनिज्म में सीखा, मोर हाइपर कॉन्जुगेशन। तो क्या होगा, देखिए बस समझ गए होंगे आप लोग कि अगर हम बात करें तो इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन ज़्यादा होगा। इसमें जब हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होगा ज़्यादा होगा, तो इस मॉलिक्यूल की जो बॉन्ड लेंथ है, जो डबल बॉन्ड वाली बॉन्ड लेंथ उन्होंने पूछी है, ये किस में चेंज हो जाएगी, सिंगल बॉन्ड में। क्या होगा, यहाँ पे ऐसे लिख लीजिए, लिख लीजिए ड्यू टू मोर हाइपर कॉन्जुगेशन कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ changes into कार्बन सिंगल बॉन्ड लेंथ। इतना इशारा, इतना समझाना आपके लिए काफी हो गया कि इसमें जो सिंगल बॉन्ड करेक्टर क्या होगा ज्यादा होगा, तो ये क्या हो जाएगा सबसे लंबा। तो जो C की बॉन्ड लेंथ क्या होगी सबसे ज्यादा। फिर B की अब बताना ही नहीं कुछ, तो CC के बाद समझ गए। अब मान लीजिए क्वेश्चन आ जाता कि चलिए हमने इसी में दे दिया, वो हमेशा मार्क करके देगा या लिख के दे देगा कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का पूछा। मान लो उसने दे दिया कि इसका हमने दे दिया X, इसका दे दिया Y, इसका दे दिया Z, ठीक है। तब क्या होगा, तब ये ऑर्डर क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। तो यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे मैंने क्या किया है, ये A था, तो आपका ये C A आएगा और B आएगा। ध्यान से करिए, ठीक है, बाद में सही कर लीजिए, यहाँ गलती हो जाए। तो यहाँ पे क्या होगा, कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ, ये कार्बन कार्बन जो बॉन्ड लेंथ है ये सबसे छोटी किसमें होगी, इसमें। सबसे बड़ी किसमें हो जाएगी, इसमें। तो Y में सबसे बड़ी हो जाएगी, ये Y वाला ना, फिर X की, फिर Z की। बात समझ गए। तो आपको इस तरह से क्या करना है, मेजर करना है। मैं नंबरिंग आप कोई भी कर लीजिएगा। बात समझ गए इसकी एप्लीकेशन, ये बहुत ही क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए। इतनी बात समझ गए। तो देखिए हमने एक एप्लीकेशन यहाँ पे पढ़ लिया है, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, अब इसका क्लासिफिकेशन जा रहे हैं, ठीक है। क्लासिफिकेशन में हम क्या देखेंगे, तो टाइप्स ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन,
टाइप्स ऑफ हाइपर कंजुगेशन। हम आपको अभी कुछ प्रॉब्लम्स करवाएंगे, तो प्रॉब्लम्स में जो एप्लीकेशन पार्ट 1 रह गया है इसको हम क्या करेंगे, उसी में कवर करवा लेंगे। तो देखिए टाइप्स ऑफ कंजुगेशन होता कुछ नहीं है, इसमें क्या होगा, सिग्मा का CH इंटरेक्शन विद होगा विद वैकेंट p ऑर्बिटल आर पॉजिटिव चार्ज। किससे होगा, पॉजिटिव चार्ज। तो वो क्या होता है, कार्बोकेटायन। ये 2 मिनट का टॉपिक है, ठीक। तो ये मान लीजिए आपका देखिए सिग्मा CH, ये किसके केस में, कार्बोकेटायन के केस में, ठीक। एक होता है सिग्मा का CH का इंटरेक्शन विद ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, या इसी को क्या बोलेंगे, पार्टली फील्ड, इसी को क्या बोलेंगे, फ्री रेडिकल। आपको मैं बस करवा दे रहा हूं। तो फ्री रेडिकल में क्या होगा, CH3 CH2। एक क्या होगा, सिग्मा CH का इंटरेक्शन विद पाई ऑर्बिटल आर एल्कीन, या ये कहाँ पे हो जाएगा, एरीन के केस में आ जाएगा। तो अगर इसकी हम बात करें तो देखिए कुछ इस तरह का, और कुछ मॉलिक्यूल इस तरह का आपका एग्जिस्ट करेगा। तो ठीक है, ये आपका इस तरह का क्लासिफिकेशन हो गया। क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, हमेशा इंटरेक्शन किसका होगा, सिग्मा CH फील्ड विद P R पाई। आपका यही इंटरेक्शन आपका क्या होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन। अब देखिए ये तो हमारा इंट्रोडक्शन हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया किसका, हाइपर कॉन्जुगेशन का। अब देखिए ये चीज़ें हमने पढ़ तो ली, हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ तो लिया। अगर हमने क्या किया, अगर हमने इसका एप्लीकेशन नहीं पढ़ा तो ये हमारी पढ़ाई कोई काम की नहीं है। मैं आपसे पहले ही बोला था, आपको मैंने इंडक्टिव इफेक्ट में भी बोला, मेसोमेरिक इफेक्ट में भी बोला, और उससे पहले वाले लेक्चर होमोलिटिक फिजन में बताया कि जो जीओसी है, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो जीओसी है, ये क्या है, आपस में कनेक्टेड है। तो क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए हमने मेसोमेरिक इफेक्ट में पढ़ा, वहाँ पे हमने एप्लीकेशन थोड़ी थोड़ी पढ़ी, तो क्या किया हमने, बाकी एप्लीकेशन क्या हम रिएक्शन इंटरमीडिएट्स में कराएंगे। तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, हम थोड़ा उसका रोल बता देंगे, बाकी जो इसका एप्लीकेशन आएगा वो हम आपको एक कंबाइन क्लास में जब कार्बोकेटायन पढ़ाएंगे उसमें मेसोमेरिक, इंडक्टिव, हाइपर कॉन्जुगेशन, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, इंडक्ट्रोमेट्रिक इफेक्ट, उसमें आपके क्या होंगे, साथ साथ चलते रहेंगे। तो इसका रोल यहाँ पे खत्म नहीं होगा, ये आगे तक चलता रहेगा। तो अब हेडिंग डालिए, एक एप्लीकेशन हो गई है, दूसरी हेडिंग डालिए एप्लीकेशन इन द, हेडिंग डालिए एप्लीकेशन इन द स्टेबिलिटी ऑफ, एप्लीकेशन इन द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। ठीक है भैया, तो कार्बोकेटायन क्या है, कार्बोकेटायन एक इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज है। तो क्या है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज है, तो उसमें जितना ज़्यादा इंटरेक्शन होगा, यानी जितना ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, जितना ज़्यादा क्या होगा, सिग्मा पाई इंटरेक्शन होगा, मॉलिक्यूल क्या होगा, उतना स्टेबल। ये बात हर बार चलती आ रही है, सेम कंडीशन यहाँ पे। तो मान लीजिए अगर हम कार्बोकेटायन को ही ले लें अपना, एक ले लिया CH3+, एक ले लिया, देखो भाई स्टार्ट करते हैं तो छोटे एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं, हमेशा हमारा यही एग्जांपल होता है, सबका लगभग यही होता है। ठीक है, अब आपने क्या किया, 4 कार्बोकेटायन ले लिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब आपसे बोल दिया गया स्टेबिलिटी बताइए, तो आपको क्या करना है, पहले देखना है कि किस पे। तो देखिए ये सिस्टम कैसा, sp2, यहाँ पे अब इसे देखिए ये sp3 है, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 3। इसके केस में तो यहाँ पे नो अल्फा कार्बन, यहाँ पे अल्फा कार्बन ही नहीं, तो अल्फा हाइड्रोजन की बात ही नहीं उठती है।
इसके पास पे कितने हैं अल्फा हाइड्रोजन, कितने हैं 6, 3 3 6, ये तो है नहीं। यहाँ पे कितने हैं अल्फा हाइड्रोजन 9। ठीक है, तो क्या होता है देखिए, अगर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन बराबर होता है नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स। ये जितने ज़्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन उतने ही हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, और वो ही क्या होगा, उतनी ही क्या होगी उसकी स्टेबिलिटी होगी। यानी जो स्टेबिलिटी होती है, स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन या नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स। ठीक, देखिए, और कभी कभी एक ये हो गया, कभी कभी एक बुक में ये भी चलता है कि जो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होते हैं वो इक्वल होते हैं नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, HCS हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स प्लस 1। तो कभी कभी क्या होता है, इस बुक में ये चलता है, किसी किसी बुक में ये चलता है, किसी किसी बुक में ये चलता है। तो अब हम किसको माने, तो अगर आप IIT की बात जाएंगे तो IIT किसको सही मानता है, IIT इसको सही मानता है। एक क्वेश्चन भी किसी ईयर में आ चुका है, वो मुझे पता नहीं है कौन सी ईयर में आ चुका है, वो इसी के आधार पे पूछा था कितने हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे मॉलिक्यूल में, तो इसके आधार पे उन्होंने क्या किया था, आंसर किया था। बहुत सारी बुक्स में आप जब पढ़ेंगे तो आपका ये भी दिया होता है, तो आप क्लिक किसको करना है, आंसर आपका दोनों में सेम आएगा। अगर उसने पूछ लिया कि कितने हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स, तो करेक्ट आंसर इसके आधार पे आएगा। ऑप्शन आपको दोनों मिलेंगे, टिक किसको करना है, इसको करना है। तो देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर ज़्यादा, स्टेबिलिटी ज़्यादा, तो जो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा 4, 3rd, ये सब लोग कर चुके हैं, 2nd, ये क्या है 1st। ठीक, ये हमारा क्या हो जाएगा स्टेबिलिटी ऑर्डर। इसको नहीं लोगे तो बुरा मान जाएगा, है ना, घर का सबसे छोटा तुरंत गुस्सा होता है। ठीक है, तो उसको छोड़ना नहीं है, ठीक है, उसको साथ में लेके चलना है। तो चलिए मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर अगर आप लोगों को बनाना है तो आप 10 स्ट्रक्चर उसके कितने बनेंगे, लास्ट वाले के 9 बनेंगे। तो क्या करेंगे आप 9 बनाते रहिएगा, इतना टाइम अगर है तो आप घर पे प्रैक्टिस करते रहिएगा। बाकी मैंने आपको एक बना दिया। अब देखिए मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूँ, बहुत ही अच्छा एग्जांपल है। ये कार्बोकेटान ले लिया, ये CH3 ले लिया, इसका नाम 1। एक और हमने ले लिया CH2 प्लस, और इसको ले लिया हमने CD3, और एक हमने ले लिया CT3। ठीक है, अब बताइए कि इसमें इसका नाम हमने 2nd दे दिया, इसका नाम हमने 3rd दे दिया, सॉरी 3rd है ये। ठीक है, अब बताइए मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर कौन सा होगा, जरा सोच के बताइए। कर लिया? अब देखिए होपफुली आप लोगों ने कर लिया होगा। आप वीडियो पॉज करके करिएगा, मैं आपका इंतजार करूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, इतना लंबा इंतजार नहीं करना है, आप लोग वीडियो पॉज करके करिए। ठीक, अब देखिए आपका ये कर लिया इन्होंने। अब देखिए ध्यान से, CH3 ये भी है, CD3 ये भी है, ये क्या है आइसोटोप्स हैं इसके, लेकिन है तो हाइड्रोजन। तो क्या करेंगे, ये भी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करेंगे। लेकिन ध्यान से देखिए, पहले पहचानना चाहिए आपको, मैं आपको अब लास्ट टाइम बता रहा हूँ, इसके बाद मैं पहचानूंगा नहीं। देखिए ध्यान से, ये sp2, ये सिस्टम कैसा sp3, बाकी सभी में सेम कैसा रहेगा। तो यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर करेगा। अब यहाँ पे एग्जिस्ट तो कर रहा है, अब तीनों में एग्जिस्ट करेगा, किसमें ज़्यादा करेगा। तो अगर आप लोगों को बहुत ही बहुत पता होगा भी, तो जो CH बॉन्ड होता है और जो CD बॉन्ड होता है और जो CT बॉन्ड होता है, CT, ये क्या होता है, वीक बॉन्ड होता है। ये क्या होता है,
स्ट्रॉन्ग, ये क्या होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट। ऐसे देखिए ये वीक है, सॉरी देखिए अब ये क्या है, ये वीक है, तो क्या करेगा, हाइपर कॉन्जुगेशन के समय क्या हो रहा था, बॉन्ड का ब्रेकिंग हो रहा था, CH बॉन्ड का क्या हो रहा था, टूटना हो रहा था। जब ये बॉन्ड इतना ज़्यादा स्ट्रांग है, इतना ज़्यादा स्ट्रांग है, जब टूटेगा ही नहीं तो हाइपर कॉन्जुगेशन कहाँ से होगा भैया। जब हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होगा तो मॉलिक्यूल क्या होगा, लेस स्टेबल होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, वीक बॉन्ड होने की वजह से जो हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होगा, फास्ट होगा। हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होगा, फास्ट होगा, या उसको क्या बोलेंगे, मोर होगा। तो हाइपर कॉन्जुगेशन फास्ट होगा, यहाँ पे क्या होगा, लीस्ट हाइपर कॉन्जुगेशन। बात समझ गए। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या आ जाएगा, इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन ज़्यादा, फास्ट होगा, तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। इतना बात समझ गए, ठीक है। नोट डाउन एग्जांपल और देते हैं, हम लोग तुरंत बताएंगे। ऐसे मैंने आपको ये दे दिया, चलिए मैं बाद में यही करवा देता हूँ, अभी करवा देता हूँ, समझा दूंगा, अब आगे हमें इजी पड़ जाएगा। बस दो, ऐसा करेंगे हम, बस केवल 3 लिखेंगे, ये 4 लिख लेंगे, सारे लिख लेते हैं, आसानी हो जाएगी समझने में। एक चीज़ हम आपको इंट्रोडक्शन में बताना भूल गए हैं, तो मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा, तो कोई दिक्कत नहीं है समझने में, ठीक है। बोल दिया गया अरेंज इन द, क्वेश्चन ये है, अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। देखिए पहचानना क्या है, अगर देखिए मैं आपको बता दूं, ऐसे क्वेश्चन में अगर आपने इंडक्टिव इफेक्ट लगा दिया, आप लोगों ने सोचा कि इस पे हमने इंडक्टिव इफेक्ट लगा दिया, इसके इंडक्टिव, इस पे इंडक्टिव, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्योंकि मैंने आपको बताया था जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, तीसरी पोजीशन के आगे नेग्लिजिबल ही हो जाता है, ठीक है, तो उसका यहाँ पे रोल नहीं है। देखिए जो ये हाइपर कॉन्जुगेशन होता है, देखिए यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 3, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 2, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितने, 1, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन 0। तो अगर इंडक्टिव इफेक्ट देखेंगे, कहोगे यार इसका तो ज़्यादा इंडक्टिव इफेक्ट, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट तो यहाँ पे खत्म ही हो गया, उसका रोल ही नहीं है। कार्बन कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6, 5वें कार्बन पे लगा हुआ है। जब 5वें पे लगा हुआ है तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट नेग्लिजिबल हो गया, उसका कोई रोल ही नहीं है। यहाँ पे क्या लगेगा, हाइपर कॉन्जुगेशन। तो यहाँ पे देखिए अल्फा हाइड्रोजन 3, मोर हाइपर कॉन्जुगेशन, स्टेबिलिटी ज़्यादा, बस खत्म। इंडक्टिव इफेक्ट नहीं लगाना है, क्यों नहीं लगाना है। और यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन क्यों एग्जिस्ट करता है, तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए एक मॉलिक्यूल हमने मान लो ये ले लिया, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये तो स्टेबल है, ये क्या करेगा, ये हमेशा क्या करेगा, इससे इंटरेक्शन करेगा, ये इंटरेक्शन करेगा, तो मॉलिक्यूल में क्या होता है, पोलैरिटी डेवलप होती है, और ये पोलैरिटी क्या होगी, मॉलिक्यूल में हमेशा रहेगी। तो ये क्या है, एक जो आपको मैंने आपको बताना भूल गया, जो ये हाइपर कॉन्जुगेशन होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन एक क्या है, मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था, लिखवाया था मैंने आपको वहाँ पे, ये क्या है, परमानेंट इफेक्ट। आप समझाने के लिए मैं कर लेता हूँ, मान लो ये वाला एग्जाम्पल जो लिया था, याद करिए, ध्यान से देखिए, वैसा रहेगा। बड़े एग्जाम्पल में समझाने में थोड़ी दिक्कत भी होती है, आसानी भी नहीं। ये बॉन्ड क्या होता था, ये वाला मूव करता था, यहाँ पे डबल बॉन्ड आता था, यहाँ पे क्या आता था, प्लस, ऐसे तो आता था। तो ये हमेशा एग्जिस्ट करेगा, कभी यहाँ पे, कभी यहाँ पे, कभी यहाँ पे, कभी यहाँ पे। क्यों, ये सब सिंगल बॉन्ड होगा, मॉलिक्यूल रोटेट करता रहेगा, इंटरेक्शन होता रहेगा, और जब इंटरेक्शन होगा तो मॉलिक्यूल में हमेशा होगा। तो इसीलिए ये क्या है, एक परमानेंट इफेक्ट। इतना बात समझ गए, ठीक है। तो इसको क्या करिए, नोट डाउन कर लीजिए, ऐसे स्टेबिलिटी आ गई, ठीक है। अब देखिए, अब हम मूव करते हैं इसकी नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ, नेक्स्ट एप्लीकेशन की तरफ, और एप्लीकेशन है स्टेबिलिटी ऑफ
स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स। देखिए फ्री रेडिकल्स भी हमारे इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज होती हैं। इसका जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है बिल्कुल सेम होता है एज कम्पेयर टू कार्बोकेटायन। तो देखिए कार्बोकेटायन की जैसा होता है एज सेम एज कार्बोकेटायन, कंपेयर नहीं है, बिल्कुल सेम होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन जितने ज़्यादा, नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स क्या होंगे उतने ज़्यादा। तो उसकी क्या हो जाएगी, स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा हो जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे हम पहले एग्जाम्पल लेंगे, मिथाइल रेडिकल, फिर इथाइल रेडिकल, फिर प्रोपाइल रेडिकल, आइसोप्रोपाइल रेडिकल, फिर क्या ले लेंगे, टर्सरी ब्यूटाइल रेडिकल। ठीक है, तो देखिए 0 अल्फा हाइड्रोजन, 3 अल्फा, 6, 9। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, बात आप लोग क्या करेंगे समझ जाएंगे। यहाँ पे लिख लीजिए अल्फा हाइड्रोजन 0, यहाँ पे कितने 3, यहाँ पे 6, 9। तो हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स कितने बनेंगे, नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स 0, 3, आप 4 भी लिख सकते हैं लेकिन 3 वाला ज़्यादा सही है। ये क्या है 6 और 9। ठीक है, ये आपका ऐसे चलता रहेगा। इतना बात समझ गए, नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए जो स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल है इसको हम क्या करेंगे, हम अपने जब फ्री रेडिकल पढ़ेंगे 1-1.5 घंटे का लेक्चर उसमें कवर करते रहेंगे। इसको यहाँ पे रखेंगे, बिल्कुल कार्बोकेटायन जैसा है, इसमें करने की कोई जरूरत नहीं है। अब हम मूव करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स। स्टेबिलिटी ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स। तो रीजन वही चलेगा, जितने ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन, जितनी ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। बात समझ गए। तो करना क्या है, मैं आपको यहाँ पे कुछ एल्कीन लिख देता हूँ। चलिए ऐसा करता हूँ, मैं आपको कुछ एल्कीन लिख देता हूँ। ठीक, ऐसे लिख लीजिए। एक ये लिख लिया, एक एग्जाम्पल हमने, ये तो बल्ले बल्ले चलता है, ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है CH2। और क्या लिख लें, एक हमने ये लिख लिया, और एक हमने और लिख लेते हैं, यहाँ पे ऐसा करते हैं H, और यहाँ पे CH3 कर देते हैं, यहाँ पे ये कर देते हैं, यहाँ पे ऐसे। ठीक है, तो आप बताइए, इसका नंबर हमने लिख लिया फर्स्ट, इसका सेकंड, इसका थर्ड। तो जितने ज़्यादा, देखिए सभी में अल्फा हाइड्रोजन है, सभी में sp2 कनेक्टेड विद sp3 है। तो क्या करना, अल्फा हाइड्रोजन देखिए, तो यहाँ पे कितने हैं 12 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे कितने हैं 9 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे कितने हैं 6 अल्फा हाइड्रोजन। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे लिख लेंगे। चलिए इसका एग्जाम्पल करते हैं, ये A है, ये B है, ये C है। तो देखिए यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन देखिए ध्यान से, अल्फा हाइड्रोजन 3 3 6 6, यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, निकाल लेंगे ना, ये 3 3 6, ये 3 3 6। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन क्या हो गए, आपके बराबर हो गए। अब क्या करना है, जब कभी भी अल्फा हाइड्रोजन एल्कीन में क्या हो जाए, बराबर हो जाए, और आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर दिया हो, ये इसको देखिए, इसको देखिए, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, ये कैसा है सिस, ये कैसा है ट्रांस। जब कभी भी सिस दिया हो, जब कभी भी ट्रांस दिया हो, तो हमें करना क्या है, अपना जो ट्रांस होता है ज़्यादा स्टेबल होता है, जो ट्रांस एल्कीन होती है मोर स्टेबल एज कंपेयर टू सिस एल्कीन। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसमें जो आपके दो बल्कियर ग्रुप हैं, रीजन क्या है, जो बल्कियर ग्रुप है एक साइड में है, तो मॉलिक्यूल में क्या हो जाएगा, रिपल्सन हो जाएगा। जब मॉलिक्यूल में रिपल्सन होता है तो मॉलिक्यूल क्या होता है, लेस स्टेबल होता है।
यहाँ पे रिपल्सन नहीं है, अपोजिट है, स्पेस में बढ़िया अलग अलग पड़े हैं, कोई रिपल्सन नहीं, तो क्या है, स्टेबल है। अब मान लीजिए आपको ही दो लोग क्या हो रहे हैं, एक ही तरफ से धक्का दे रहे हो बस में, तो आप स्टेबल होंगे, आपको गुस्सा लगेगी। वैसे मॉलिक्यूल को भी गुस्सा नहीं, स्टेबिलिटी होता है, स्टेबिलिटी का ये ऑर्डर होता है। अब देखिए इसका तो निकाल लिया, तो इसका मतलब सी क्या होगा, सी इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू बी, ठीक, एज कंपेयर टू बी। इसको कैसे देखेंगे, देखिए जब कभी भी ऐसी कंडीशन आ जाए, तो अगर एक ही कार्बन पे, देखिए यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन क्या है, CH3 की वजह से, एक इस कार्बन पे है, एक इस कार्बन पे है। यहाँ पे देखिए क्या है, एक ही कार्बन पे क्या है, 6 अल्फा हाइड्रोजन, तो यहाँ पे क्या है, हाइपर कॉन्जुगेटिंग पर कार्बन क्या है, ज्यादा है, पर कार्बन क्या है, ज्यादा है, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी क्या है, ज्यादा है। तो हमेशा याद रखिए कि अगर अल्फा हाइड्रोजन बराबर हो तो सिस में से ट्रांस ज्यादा स्टेबल, और फिर जब कभी भी एक ही कार्बन पे प्रेजेंट हो तो एक ही कार्बन वाले को ज्यादा स्टेबल इसलिए बोलते हैं, क्यों, इसी कार्बन पे देखिए, इस कार्बन के देखिए, इस कार्बन के एक स्ट्रक्चर पे 3 हाइपर कॉन्जुगेटिंग बनेंगे, इसके एक ही कार्बन के कितने बनेंगे, 6 बनेंगे, इसलिए ये आपका ज़्यादा स्टेबल होता है। तो आपका ऑर्डर ACB हो जाएगा। ये आपका क्या है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है आपके एग्जाम्स में। बात समझ गए, नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए, अब इसका हम नेक्स्ट एग्जांपल कहाँ पे लेंगे, एल्कीन पढ़ रहा है। अब एल्कीन तो हमारा एरीन भी सिस्टम भी तो एक जैसा होता है, तो एरीन की स्टेबिलिटी हम देखेंगे। किसकी स्टेबिलिटी देखेंगे, एरीन की स्टेबिलिटी देखेंगे। तो देखिए अब जब एरीन की स्टेबिलिटी की बात आई तो हम आपको 2 एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हमने आपको ये ले लिया, ये 3 ही लिख लेंगे, चौथा बार बार लिखने का कोई मतलब नहीं, रीजन तो वही रहेगा ना। अब बोल दिया गया अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। देखिए जब मैं पढ़ता था तो मैं, जब रीजन मुझे नहीं पता था तो क्या हो रहा था, मैं सोचता था कि ये बल्कियर ग्रुप है, इसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा देगा, बेंजीन ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन रिच है, तो वो क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। ऐसा रीजन मैं पढ़ा करता था, ठीक है, बचपन में जब था तो भैया ऐसे होती थी। अब क्या है, इसका रीजन कुछ दूसरा होता है, वही कि देखिए ये सिस्टम कैसा है, sp3, ये सिस्टम कैसा है, sp3, ये भी कैसा है, sp3। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन की बात करें तो 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन 1, ठीक है। और ये सिस्टम कैसा है, ध्यान से देखिए, ये सिस्टम sp2, ये सिस्टम कैसा है, sp2, और ये सिस्टम कैसा है, sp2। बस आप लोग समझ गए होंगे कि sp2 अटैच विद sp3 हैविंग अल्फा हाइड्रोजन, इसमें क्या होगा, हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर आपका ये आ जाएगा, ठीक है। इतना समझ गए, ऐसे आपको करना है। अब देखिए हमने अभी तक मेसोमेरिक इफेक्ट पढ़ा था। मेसोमेरिक इफेक्ट में देखा था जैसे फिनॉल था, मैं पढ़ाने के जा रहा हूँ, बता रहा हूँ, जो फिनॉल होता है वो आर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। क्यों, क्योंकि उसका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रिंग में आता है, वहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता है, रिंग को एक्टिवेट करता है, इसलिए वो आपका आर्थो पैराडायरेक्टिंग है। वैसे ही नाइट्रो ग्रुप क्या हो रहा था, इलेक्ट्रॉन रिंग से खींच रहा था, और वो क्या हो रहा था, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ कम कर रहा था, उस पर मेटा पोजिशन पे, तो वहाँ बढ़ा रहा था, तो वो क्या हो रहा था, रिंग डीएक्टिवेटर, वो इलेक्ट्रॉन खींच रहा था, वो पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर रहा था, ठीक है। तो नाइट्रो ग्रुप रिंग डीएक्टिवेटर था। अब ध्यान से देखिए, जो हमारे एल्काइल ग्रुप होते हैं, अगर हम क्या करें, मैं आपसे बता दूं कि अगर हम एल्काइल ग्रुप की बात करें, मैं करने क्या जा रहा हूं, ये CH3, ये क्या है, एल्काइल ग्रुप। हम इस एल्काइल ग्रुप को कैसे पता करेंगे कि आर्थो पैरा डायरेक्टिंग है कि मेटा डायरेक्टिंग है। पता तो है कि ये आर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, रिलीज करता है। जब ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है तो क्या होता है, ये आर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। ये
ये आपका हाइपर कॉन्जुगेशन के ऊपर एक्सप्लेन होता है, इंडक्टिव इफेक्ट के ऊपर नहीं है। देखिए होता क्या है, तो इसके अब अगर हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनाएं तो एल्काइल ग्रुप क्या होते हैं, आर्थो पैरा डायरेक्टिंग एक्सप्लेन्ड बाय किससे, एच इफेक्ट, यानी हाइपर कॉन्जुगेटिंग इफेक्ट। अगर इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएं तो देखिए इसको ओपन करके लिखिए यहाँ पे, ठीक है, बनाइए स्ट्रक्चर, अभी तो बना के आए हैं। देखिए ये सेंटर कार्बन यहाँ पे H प्लस हो जा रहा था, यहाँ पे H, यहाँ पे H, ठीक है। ये क्या किया हमने, ऐसे बना लिया। देखिए यहाँ पे ये कैसे चार्ज होगा, देखिए अब जब ये टूटेगा बॉन्ड, इसका इलेक्ट्रॉन इस तरफ जाएगा, ये ऐसे बना लेते हैं, क्लॉकवाइज मूव करते तो अच्छा लगता है। देखिए ये बॉन्ड टूटेगा, ऐसे आएगा, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इस तरफ जाएंगे, तो ये माइनस चार्ज। अब क्या होगा, अब ये वाला बॉन्ड ऐसे मूव करेगा तो क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ये बॉन्ड बन जाएगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन, ठीक, ये CH, ये CH, यहाँ पे H प्लस तो ऐसे ही रहेगा, फिर क्या होगा, यहाँ पे माइनस चार्ज, यहाँ पे ये, फिर क्या होगा, ये मॉलिक्यूल ऐसे एग्जिस्ट करेगा, फिर क्या होगा, माइनस CH H प्लस, फिर क्या है, वही कहानी फिर क्या होती रहेगी, चलती रहेगी। यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है ये क्या करेगा, डबल बॉन्ड ये इधर जाएगा और आपका मॉलिक्यूल ये CH3 बन जाएगा। तो देखिए ऐसे ही एक प्रोटॉन मूव कर रहा है, एक प्रोटॉन मूव कर रहा है, वैसे ही ये मूव करेगा, वैसे ही ये मूव करेगा। मगर अगर आप नंबरिंग कर लिए HA HB HC तो क्या होंगे, इसके बहुत सारे हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। जो हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा बनेंगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या, आर्थो पैरा पे देखिए क्या हो रही है, आर्थो, अगर इस पोजीशन को हम आर्थो माने तो ये क्या है, पैरा, आर्थो पैरा पे क्या हो रहा है, नेगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा है, नेगेटिव चार्ज क्या हो रहा है, डेवलप हो रहा है। इसीलिए क्या होते हैं, रिंग एक्टिवेटर होते हैं। इट वाज एक्सप्लेन्ड बाय हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। OH में मेसोमेरिक चल रहा था, समझ में आ रहा था, लेकिन इसका जो एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन है वो हाइपर कॉन्जुगेशन के वजह से आता है। इंडक्टिव इफेक्ट करता है, इंडक्टिव इफेक्ट उतना डोमिनेट नहीं करता है जितना हाइपर कॉन्जुगेशन करता है। हाइपर कॉन्जुगेशन का नाम ही क्या है, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, इसके वजह से ये हो रहा है, ठीक है। देखिए अब ये क्या है, हमारा हाइपर कॉन्जुगेशन का लेक्चर देखिए थोड़ा बड़ा भी हो गया है, एटलीस्ट ये 1 आवर का वीडियो हो गया। अब देखिए अभी इसमें हमारे पास 2 टॉपिक हैं, एक है आइसोवायलेंट हाइपर कॉन्जुगेशन और एक साथ में चलता है, हमने हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ा है, इसका जस्ट रिवर्स, क्या, रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन, वो क्या करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, कवर कर लेंगे। वो आपको 20 मिनट का क्या होगा, लगभग लेक्चर होगा, ठीक है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों के क्या होगा, इतना समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत है ना, कोई भी क्वेरी है, तो आप क्या करते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में या आप हमें क्या कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, मैं उस प्रॉब्लम को क्या करूँगा, सॉर्ट आउट करूँगा, ठीक है। तब तक क्या करते हैं, इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं और तब तक आप लोग क्या करिए, एंजॉय करिए एंड गुड लक।